एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी का ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाते हैं। देखिए, लिखा है कि हम जो ये प्लानेट है, कौन सा प्लानेट है, अर्थ, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं बाकी और मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स के साथ। आप ये मत सोचिएगा कि आप इस अर्थ पर रह के एहसान कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है इस प्लानेट पर रह के क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं बाकी अदर लिविंग बींग्स के साथ। जितना हक हमारा इस प्लानेट पे है उतना ही हक बाकी इन लिविंग बींग्स का भी है, भले ही वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया हो, लाइकन्स हो, बनियन ट्री, एलिफेंट, जो भी ऑर्गेनिज्म है, इन सब का बराबर हक है इस प्लानेट पे। समझे? तो हम इस प्लानेट में क्या कर रहे हैं, मतलब रह रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं इन सब ऑर्गेनिजम्स के साथ। समझे? चलिए, तो ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है अर्थ पे, इन अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स को ही क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी, इस वर्ड को अगर ब्रेक किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, ये होता है इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। जितने भी एनिमल्स है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, और जितने भी प्लांट्स है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स, इन सब को क्या बोला जाता है, मिलाकर बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्स इन फॉर्म होते हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, सबका फंक्शन भी अलग अलग होता है, लेकिन ये सभी जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी आपस में क्लोजली इंटीग्रेटेड है। ये इंटीग्रेटेड वर्ड को आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार आपसे रिपीट होगा। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना। ठीक है, तो सभी ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम बनाए हुए हैं, मतलब इकोसिस्टम बनाए हुए हैं थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो और भी बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम, मतलब ऐसे जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आप चाहे तो ये तैयार कर सकते हैं, नहीं तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आप ये भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, इसको याद करना आपके लिए इजी पड़ेगा। इसमें लिखा है कि इट इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड विद इन अ स्पेसिफाइड ज्योग्राफिक रीजन। कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स और कितने वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स किसी रीजन में पाए जाते हैं, उतने उसी वैरायटी को क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म। कितने टाइप के प्लांट्स है, कितने टाइप के एनिमल्स है, कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर जो जीन है, ठीक है, जो मतलब उनका डीएनए कैसा है, तो वो चीज, फिर वो कैसा इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, ये इकोसिस्टम अभी समझेंगे। इन सब चीजों को मिला के क्या कहा जाता है, इनका वैरायटी को कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन आपका मर्जी है, आप ये भी तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप ये भी तैयार कर सकते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन है। चलिए, अब एक अगला वर्ड है यहाँ पे अभी हम देखे थे एक टर्म, इकोसिस्टम। अब आप इसको इकोसिस्टम बोल लीजिए, या फिर आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। इकोसिस्टम का फुल फॉर्म होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक बायोडाइवर्सिटी की तरह आपने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है कि नहीं। उसी तरीके से इकोसिस्टम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इको से बन गया इकोलॉजिकल, और सिस्टम वर्ड यही रहा। समझे? तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट विथ विच दे इंटरैक्ट। मतलब मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, कोई एक रीजन है, यहाँ पे जितने भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, प्लस जो फिजिकल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जैसे कि ये हवा हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, जो मिनरल्स हो गया, जो भी फिजिकल इन्वायरमेंट है, मतलब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल रीजन में, तो ये पूरा सिस्टम को क्या कहा जाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम, या फिर शॉर्ट में इकोसिस्टम। बात अगर है को समझ रहे? चलिए, तो दो वर्ड आपका क्लियर हो गया, एक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा है इकोसिस्टम। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है कि वी ह्यूमंस अलोंग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। समझ रहे इकोलॉजिकल सिस्टम, अभी समझाए, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। तो हम ह्यूमन बींग्स बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ एक क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें हम एक सिर्फ पार्ट है। समझ रहे हैं, हम स्टार्टिंग में ही बोले थे कि हम इस प्लैनेट पर रहकर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम बस इस प्लैनेट को शेयर कर रहे हैं बाकी मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के साथ में। ठीक है, हम इस इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या है, डिपेंडेंट है।
हम अपने एग्जिस्टेंस के लिए। अब कैसे डिपेंडेंट है, चलिए इसको समझते हैं। अब यहीं पे हमें देखने को मिल जाएगा कि इस बायोडाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए 3 चीजें, फॉर एग्जाम्पल एक हो गया प्लांट्स, दूसरा हो गया एनिमल्स और तीसरा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तीनों 3 काम करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, रिक्रिएट करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। ये जो प्लांट है ये एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। फिर ये जो एनिमल्स है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है ये क्या करते हैं, द वाटर वी ड्रिंक, पानी को साफ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है और एनिमल जो है ये सब मिलकर क्या करते हैं, सॉइल को रिक्रिएट करते हैं, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। और ये सॉइल से ही हमारा खाना प्रोड्यूस होता है, समझे कि नहीं। तो ये जो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हम इस पे क्या है, डिपेंडेंट है, समझे। अगर ये प्लांट, अलग अलग टाइप के प्लांट, अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स अगर नहीं रहे तो हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का, समझे कि नहीं। और देखिए और आगे और भी इंपॉर्टेंस बताया गया है। अगला इंपॉर्टेंस है कि फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम एज दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। ये जो फॉरेस्ट है ये सबसे यहाँ पे मेन रोल परफॉर्म करता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है या फिर कोई भी ग्रीन प्लांट हो गया, ये क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। सबसे पहले खाना यही सनलाइट से कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करके फूड बनाता है, तभी जो बाकी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना एनर्जी डिराइव करते हैं उससे, समझे। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का, समझे कि नहीं समझे। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत एक फेमस क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन लिखना है तो आपका मर्जी है, आप ये हाई फाई डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या फिर ये सिंपल वाला डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में ऐड करेंगे कि व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप यहां से यहां तक लिख के समझा देंगे, समझे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फाउना इन इंडिया। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फ्लोरा फाउना का मीनिंग ही पता नहीं होगा। तो फ्लोरा इसमें एल है, एल से समझ जाइए, इसका मतलब है प्लांट, प्लांट में भी एल है। और फाउना इसमें ए है, ए से समझ जाइए एनिमल, ठीक है। तो इंडिया में कैसे प्लांट और कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा है कि अगर हम अपने आसपास देखें तो हम ये पाएंगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कि यूनिक है हमारे एरिया में, मतलब वो सिर्फ हमारे एरिया में ही पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड रिचेस्ट मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिला जाता है। इंडिया में जितना अलग अलग टाइप का प्लांट्स और एनिमल्स पाया जाता है वो शायद ही कोई ऐसा कंट्री होगा जहाँ पे इतना मिलता होगा, ठीक है। और भी बहुत सारा प्लांट्स और एनिमल्स ऐसा स्पीसीज है इंडिया में जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, समझे। तो आप इंडिया में कैसा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है इसके बारे में आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो उस टॉपिक में हम अभी नहीं जाएंगे। बस इतना ही समझ के रखिए कि इंडिया में बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यानी ये जो इतना ज्यादा फ्लोरा और फाउना जो डाइवर्स वे में पाया जाता है, ये हमारे डेली लाइफ के साथ इतना क्लोजली इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड वर्ड याद है, मतलब इतना क्लोजली हमारे लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं कि हम इन फ्लोरा और फाउना को फॉर ग्रांटेड ले लिए हैं। मतलब हम ये सोच के बैठ चुके हैं कि ये फ्लोरा और फाउना यानी प्लांट और एनिमल हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेकिन आज के डेट में ये जो रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेस है, ये काफी ज्यादा स्ट्रेस में है ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट। हम लोग काफी इनसेंसिटिव हो चुके हैं, हम एकदम भी नहीं सोच रहे इनके बारे में कि ये रिसोर्सेस भी कभी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। जिस वजह से इनका डिप्लीशन शुरू हो चुका है, यानी ये लोग क्या है, ग्रेट स्ट्रेस में है। चलिए तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे देखिए। अब यहाँ पे आप 2-3 चीज नोटिस करेंगे, फॉरेस्ट बोला जाए या फिर फ्लोरा बोला जाए, ठीक है, तो इसको आप एक ही चीज मान के चलिएगा। फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस यानी एनिमल्स यानी फाउना, ठीक है, एक ही चीज है। चलिए ये तीनों वर्ड आपस में चेंज होकर चैप्टर में यूज होते जाएंगे। आगे देखिए, टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। याद है आपको हम स्टार्टिंग में क्या बताए थे, इस टॉपिक में हमें 2 चीज पढ़ना है। सबसे पहला कि वाई, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्यों करें कंजर्वेशन, और दूसरा कंजर्वेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। ये 2 चीज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आज के टाइम पे हमें पता है कि जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है, एनिमल्स हो गए और फॉरेस्ट, इन दोनों का काफी रैपिड
डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से कंजर्वेशन करना क्या हो गया है, इसेंशियल हो गया है, ठीक है। ये तो एक रीजन है ही, इसके साथ साथ और भी रीजन है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज किया गया है कि व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए कंजर्वेशन से दो चीजों में फायदा पहुंचता है। एक होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एक होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझते हैं, इकोसिस्टम जैसा ही टर्म है ये, तो इसको प्रिजर्व करने में हेल्प मिलता है कंजर्वेशन से। और दूसरा होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जितने भी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, ये बायोडाइवर्सिटी जैसा ही टर्म हो गया, इसको भी प्रिजर्व करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। देखिए एक बार पढ़ के देखते हैं, लिखा है कि कंजर्वेशन प्रिजर्व इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्रिजर्व तो रहेगा ही, और साथ ही साथ जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, वाटर, एयर, सॉइल, ये सब भी मेंटेन रहेंगे कंजर्वेशन से, ठीक है। साथ ही साथ कंजर्वेशन से जेनेटिक डाइवर्सिटी भी प्रिजर्व रहता है, ठीक है, प्लांट और एनिमल का, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज और ब्रीडिंग। समझ गए, जितना अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म रहेगा उतना अलग अलग टाइप का मतलब स्पीसीज रहेगा और ये लोग ब्रीड कर पाएंगे अर्थ पे। तो वही बात यहाँ पे लिखा है। तो ये दो चीज आप याद कर लेंगे कि कंजर्वेशन दो चीजों को प्रिजर्व करता है, ठीक है। एक है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी। समझे कि नहीं? इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए लिखा है कि एग्रीकल्चर में आज के डेट में भी हम किस पे डिपेंडेंट है, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो ये जो डाइवर्सिटी है ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर फिशरीज भी क्या है, हेविली डिपेंडेंट है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। अगर ये एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहेगा तभी हम फिशरीज का मजा ले पाएंगे। तो इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा। बात अगर ही समझे कि नहीं? तो एक सवाल का जवाब आपको मिल गया कि कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। समझे, दो चीजों को ये प्रिजर्व करता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इसको आप एक एग्जाम्पल से समझा देंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल ये है एग्रीकल्चर वाला, दूसरा एग्जाम्पल ये है फिशरीज वाला। इतना क्लियर है? चलिए फिर आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। तो यही सबको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंप्लीमेंट किया जिसको बोलते हैं द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसको इंप्लीमेंट किया कब? 1972 में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ईयर भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। इस एक्ट में क्या क्या चीज बोला गया, तो देखिए इसमें कई सारे प्रावधान थे, प्रोविजंस थे, जिसके तहत हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने का बात बोला गया। हैबिटेट समझते ही है, मतलब ऐसा प्लेस जहां पे कोई एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ पाया जाता हो। फिर इसके तहत और भी कई सारे स्टेप्स लिए गए। पहला, एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वाज आल्सो पब्लिश्ड। जो भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उसका एक लिस्ट पब्लिश किया गया, पहला काम। इसका जो मेन एम यानी जो थर्स्ट था वो क्या था, was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning, hunting, giving legal protection to their habitat and restricting trade in wildlife। जो भी बचा हुआ पॉपुलेशन है endangered species का, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना था इसका मेन एम, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पे हंटिंग बैन कर दिया गया, ठीक है, इन सब स्पीसीज का, इंडेंजर्ड स्पीसीज का, ठीक है। दूसरा, उनका हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है, कि कोई जंगल कटाई नहीं करेगा, कोई वहां पे घर नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके अलावा रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, कोई एनिमल्स का ट्रेड नहीं करेगा, मतलब एनिमल्स को किल करके उनका स्किन से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है या फिर बोन से कोई मेडिसिन बनाया जाता है, तो इन सब के लिए ट्रेड करना को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया, ठीक है। और देखिए क्या क्या किया गया। तो सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये सब एस्टेब्लिश किए, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स विच वर ग्रेवली थ्रेटन्ड। कई सारे ऐसे एनिमल्स थे जो जिन पे काफी सीरियस खतरा मंडरा रहा था, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। कौन से एनिमल्स है जिन पे बहुत ज्यादा खतरा मंडरा रहा था? सबसे पहला है द टाइगर। इसके लिए टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, इसको लॉन्च किया गया, अभी स्टडी करेंगे थोड़ी देर में। टाइगर है, फिर वन हॉर्न्ड राइनोसोरस है, द कश्मीर स्टैग है, हैंगुल। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, एक हो गया फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, दूसरा हो गया सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और तीसरा हो गया घड़ियाल। तो इन क्रोकोडाइल को
मतलब इनके ऊपर काफी ग्रेव थ्रेटन, ये लोग काफी, इनके ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है। एशियाटिक लायन हो गया और अदर्स, ठीक है। और मोस्ट रिसेंटली जो इंडियन एलिफेंट हो गया, ब्लैक बक, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, इनको भी फुल या फिर पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया। बोला गया है कि इन सब एनिमल्स का कोई हंटिंग नहीं करेगा, कोई ट्रेड भी नहीं करेगा, ठीक है, या फिर करेगा भी तो मतलब थोड़ा सा पार्शियल। तो कोई कोई एनिमल्स को फुल प्रोटेक्शन, किसी किसी को पार्शियल प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रोविजंस है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, समझे कि नहीं। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, दो टाइप का क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया, तो यही आंसर देना है, ठीक है। इसी एक्ट के बारे में लिख देना है, जो जो प्रोविजंस था यहाँ पे ये सब लिख देना है, ठीक है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड, कब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो आप लिखेंगे 1972। डिस्क्राइब इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, तो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, आप ये सब बात पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में क्या लिखा हुआ है। टाइगर हमें पता है एक वन ऑफ द की स्पीसीज है जो कि फॉरेस्ट में पाया जाता है। 1973 में अथॉरिटी ने ये रियलाइज किया कि टाइगर पॉपुलेशन जो है वो काफी कम गया है, ठीक है। कम गया के लिए यहाँ पे काफी अच्छा वर्ड यूज किया गया है, ड्विंडल्ड। इसको आप याद कर लेंगे, अपने वोकैबुलरी में ऐड कर लीजिए इसको। पहले टाइगर पॉपुलेशन कहाँ 55,000 तक हुआ करता था, अब ये रिड्यूस होकर देखिए बहुत कम हो गया है। तो ऐसा क्या क्या चीज है जिससे टाइगर पॉपुलेशन को खतरा पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, तो बहुत सारा है। जैसे कि पोचिंग हो गया फॉर ट्रेड। पोचिंग और हंटिंग में डिफरेंस समझते हैं ना। हंटिंग में हम एनिमल्स को किल करते हैं खाने के लिए या फिर फन के लिए या फिर कोई और काम के लिए, लेकिन पोचिंग में भी हम लोग हंटिंग ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन मकसद होता है कि हम लोग वहाँ पे कुछ पैसा मॉनिटरी गेन करना चाहते हैं, ठीक है। हम वो एनिमल को क्या तो बेच देते हैं या फिर उनका स्किन या फिर जो बोन्स है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो पोचिंग से टाइगर पॉपुलेशन को खतरा पहुंच रहा है। फिर श्रिंकिंग हैबिटेट, रहने का प्लेस, जंगल से कटाई हो रहा है तो टाइगर पॉपुलेशन इससे भी रिड्यूस हो रहा है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, टाइगर जिनको खाते हैं उनका प्रे, उनका पॉपुलेशन ही कम रहा है तो टाइगर का पॉपुलेशन भी कमेगा, ठीक है। खाना कमेगा तो जाहिर सी बात है इनका पॉपुलेशन भी रिड्यूस होगा। फिर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन तो बहुत ही अच्छा मतलब सीरियस खतरा है, ठीक है, क्योंकि इससे कारण जंगल से कटाई होता है और मतलब इनका हैबिटेट रिड्यूस हो रहा है और एनिमल्स खुद भी इसको किल कर देते हैं। तो ये सब कुछ थ्रेट्स हैं जो टाइगर को फेस करना पड़ रहा है। देखिए लिखा है कि द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली इन एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर का जो बोन हो गया और स्किन हो गया, इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन में को बनाने में यूज किया जाता है, खासकर से एशियन कंट्री में, जिस वजह से जो टाइगर पॉपुलेशन है यहाँ पे काफी ज्यादा कम गया है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने के कगार पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे दो कंट्री ऐसे हैं, पहला है इंडिया और दूसरा है नेपाल। ये दो कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे 2/3 टाइगर पॉपुलेशन पाया जाता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इसीलिए ये दो नेशन जो है हैज बिकम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग। पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के लिए ये दो कंट्री को काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, टाइगर को मतलब किल करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेंगे कि कौन से वो दो कंट्री है जो प्राइम टारगेट है टाइगर का पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के लिए। तो आपको इंडिया और नेपाल ये दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि टाइगर पॉपुलेशन को क्या क्या खतरा है, कहाँ पे खतरा है, ठीक है, क्यों खतरा है। अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या किया गया। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर एक क्या है, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन है पूरे वर्ल्ड में, जिसको लॉन्च किया गया था 1973 में, ठीक है। यहाँ पे टाइगर को कंजर्व करने का बात किया गया है और सिर्फ टाइगर को ही कंजर्व नहीं करना है बल्कि इसके जैसे और भी जो बायोटाइप्स है, टाइगर जैसा ही और भी जितना भी एनिमल है उसको भी प्रिजर्व करने पर इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि बहुत सारे नेशनल पार्क जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सिरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये सब मतलब नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। चलिए तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। चलिए आगे मूव करते हैं। और आजकल जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है ना,
इसका जो फोकस होता है वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करता है, ना कि कुछ ही इसके कंपोनेंट पे। पहले क्या था कि टाइगर को बचाना है तो सिर्फ टाइगर का ही बात किया जाएगा, लेकिन अब टाइगर को अगर कंजर्व करना है तो हम क्या करेंगे, इससे छोटे वाले एनिमल्स, इंसेक्ट भी क्यों ना हो, ठीक है, ये जहाँ पे रहता है वहाँ के प्लांट क्यों ना हो, ठीक है, और भी ऐसे एनिमल्स जो टाइगर पे डिपेंडेंट है, इन सब को कंजर्व करने का बात किया जाता है, ठीक है। मतलब पूरे बायोडाइवर्सिटी पे हम फोकस करते हैं। आजकल का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है पूरा बायोडाइवर्सिटी पे फोकस करता है, और आजकल कई ज़्यादा इंटेंसिव रिसर्च चल रहा है कि हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट को भी क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है कंजर्वेशन प्लानिंग में, ठीक है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986 several hundred butterfly, moth, beetles and one dragonfly have been added to the list of protected species। देखिए जो वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था 1980 और 1986 में, इसमें जो छोटे मोटे इंसेक्ट है इन सबको भी जगह मिला है प्रोटेक्टेड स्पीसीज में, ठीक है। और 1991 में तो फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया लिस्ट में। सबसे पहले 6 स्पीसीज को ऐड किया गया इस प्रोटेक्टेड स्पीसीज के लिस्ट में, समझे कि नहीं। चलिए तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे इस टॉपिक से। तो यहाँ पे जो एक लिस्ट का जिक्र किया गया था कि ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, इसी लिस्ट में इंसेक्ट भी ऐड किया जा रहा है और 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट भी ऐड किया गया, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, तैयार कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आगे मूव कर जाते हैं हम लोग का अगला टॉपिक, जो कि है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हम इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, कितने टाइप के फॉरेस्ट रिसोर्सेस है इंडिया में वो हम देखेंगे यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी किन किन स्टेट्स में कौन सा टाइप का फॉरेस्ट पाया जाता है वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। यही 2 चीज हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है। तो देखिए इंडिया में ज्यादातर जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है ना, उसको गवर्नमेंट क्या तो ओन करती है या फिर मैनेज करती है अलग अलग डिपार्टमेंट के तहत, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और भी कई सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो इन सब रिसोर्सेज को ओन और मैनेज करती है, समझे। तो इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट है उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखिए जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उसको क्लासिफाई किया गया है अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और तीसरा नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए सबका देखते हैं क्या इनके बारे में लिखा हुआ है। इंडिया में जितना भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है उस टोटल फॉरेस्ट लैंड का आधा से ज्यादा पार्ट जो है उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, समझे। ये पहला बात आप इसका याद रखेंगे। दूसरा, कंजर्वेशन के नजरिए से अगर हम देखें, अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हैं तो कंजर्वेशन के नजरिए से ये रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिच रिसोर्सेज पाया जाता है, समझे। दूसरा, तो इस रिजर्व फॉरेस्ट से रिलेटेड आप यही 2 पॉइंट याद रखेंगे कि मोर देन हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो फॉरेस्ट लैंड है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, और दूसरा कंजर्वेशन के नजरिए से ये मोस्ट वैल्यूएबल है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पे। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का लगभग 1/3 यानी अप्रोक्स 33% जो फॉरेस्ट है उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। ये पहला बात आप याद रखेंगे। दूसरा, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिप्लीशन, यहाँ पे और इसको डिप्लीट नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। इतना बात आप इससे प्रिपेयर कर लेंगे। आ जाइए तीसरे पे जो कि था अनक्लास्ड फॉरेस्ट। इस कैटेगरी में वो सब अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड आते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज इसको ओन करके रखे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे फॉरेस्ट अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आते हैं, इसमें वेस्टलैंड भी आते हैं। चलिए तो इतना ही छोटा बात आपको प्रिपेयर कर लेना है इस टॉपिक से। आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे बोलेंगे कि क्लासिफाई द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया एंड एक्सप्लेन देम। क्लासिफाई भी कीजिए और एक्सप्लेन भी कीजिए। तो आपको इनका नाम तो लिखना ही है, साथ ही साथ इसके अंदर जितना भी बात लिखा हुआ है ये सब बात आपको लिख देना है उसमें, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने पढ़ लिया टाइप्स। अब हम आ जाते हैं किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि किस किस स्टेट में कैसा कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पे आने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और भी है कि ये जो 2 कैटेगरी है, एक है रिजर्व फॉरेस्ट का और एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का,
इन दोनों को हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन सब फॉरेस्ट से टिम्बर ऑब्टेन किया जाता है और भी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसको ऑब्टेन किया जाता है। और देखिए, और प्रोटेक्टिव रीजन से भी इनको मतलब इंपॉर्टेंट माना जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पे लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि इन दोनों को ही तो परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे बोलेंगे कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, तो आपको लिख देना है आंसर मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि किस किस स्टेट में कैसा कैसा फॉरेस्ट पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ पे ज्यादातर एरिया में रिजर्व फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला है कैटेगरी बिहार का, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, यहाँ पे ज्यादातर एरिया जो है वहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पार्ट्स ऑफ गुजरात, यहाँ पे ज्यादातर जो फॉरेस्ट है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, जिसको लोकल कम्युनिटी मैनेज करते हैं, समझे। तो ये कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी एंड हो गया। अब आ जाते हैं आखिरी टॉपिक पे इस चैप्टर का, जो कि है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कम्युनिटी का क्या रोल है कंजर्वेशन करने में, ठीक है। ये जो कंजर्वेशन वर्ड हम तब से बोल रहे हैं, ये जो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है, ये हमारे कंट्री के लिए कोई नया बात नहीं है। हम अक्सर इस बात को इग्नोर करते हैं कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है ये क्या है, इसको घर माना जाता है कई सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी का, ठीक है। फॉरेस्ट में रहते हैं कई सारे लोग, ठीक है। तो इंडिया के कुछ एरियाज में ये देखा गया है कि जो लोकल कम्युनिटी है वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलके क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं हैबिटेट्स को, मतलब फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल के लिए भले ही कोई चीज नहीं हो, लेकिन लोकल कम्युनिटी के लिए तो ये फॉरेस्ट उनका घर है। इनके लिए इनका माइंड में एक बात बैठा हुआ है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करना है, जीवन चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कंजर्व करना पड़ेगा। तो ये सोच के लोकल कम्युनिटी कंजर्व करते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्व है। देखिए, सबसे पहला है इन सीरीज का टाइगर रिजर्व राजस्थान। यहाँ पे विलेजर्स जो थे वो माइनिंग के खिलाफ लड़ गए, ठीक है, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप यहाँ पे माइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कैसे लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं कंजर्वेशन में, ठीक है। कई सारे एरियाज में विलेजर्स जो है वो खुद ही हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि उन्हें पता है गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करेगी, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खुद यहाँ पे हैबिटेट यानी फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दिया गया है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहाँ पे 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को वैरोदेव डाकअप सेंचुरी मतलब इन्होंने घोषित कर दिया है। यहाँ पे इन्होंने, यहाँ के लोगों ने, 5 विलेजेस के लोगों ने अपना ही रूल्स रेगुलेशन बना रखा है और यहाँ पे किसी को हंटिंग करना अलाउ नहीं है और ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट एनी आउटसाइड इंक्रोचमेंट। तो बिना गवर्नमेंट का ही ये लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, समझ। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी, ठीक है। चलिए फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि नेचर वर्शिप जो है ना, ये एक काफी पुराना हमारा बिलीफ रहा है, ट्राइबल बिलीफ रहा है, बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। हमारा ये सोच रहा है कि सभी जो जीव है उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है। इंडिया में ऐसा थॉट चलता है और ऐसे ही बिलीफ के कारण कई सारे जो फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व किया जा चुका है उनके वर्जिन फॉर्म में, मतलब ये फॉरेस्ट काफी प्योर है, इनको कोई टच या फिर कोई हार्म नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे फॉरेस्ट को बोला जा रहा है सेक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स, गॉड एंड गॉडेसेस। मतलब लोग यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि जंगल में कौन रहते हैं, देवी देवताएं रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये फॉरेस्ट को जब भी टच नहीं किया जाता है, इसको वर्जिन छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और प्रिस्टीन यानी प्योर फॉर्म में रहने दिया जाता है, क्योंकि लोग क्या मानते हैं कि सब फॉरेस्ट में भगवान रहते हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, दीज मतलब ये जो सेक्रेड ग्रोव्स है, यहाँ पे
पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड, इनको कोई टच नहीं करता है, कोई जाता नहीं है बाय द लोकल पीपल, एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड, इसमें कोई छेड़छाड़ करना किसी को अलाउ नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सेक्रेड ग्रोव्स का आप डिफाइन कीजिए कि सेक्रेड ग्रोव्स क्या होता है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आप ये तैयार कर लेंगे कि सेक्रेड ग्रोव्स क्या है, एक टाइप का नेचर वर्शिप करने का तरीका है जो कि ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ट्राइब्स जो है वो कंसीडर करते हैं फॉरेस्ट को एज गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, इसलिए वो इन्हें प्रिजर्व करते हैं इन देयर प्रिस्टीन यानी प्योर फॉर्म। यहाँ पे किसी भी टाइप का ह्यूमन इंटरफेरेंस बैंड है इन सेक्रेड ग्रोव्स में। इतना बात आप तैयार कर लेंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। फिर कुछ सोसाइटीज ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर ट्री को क्या करते हैं, रिवियर मतलब रिस्पेक्ट या फिर पूजते हैं। ठीक है, जैसे कि द मुंडास एंड द संथाल ऑफ छोटा नागपुर रीजन, ये लोग महुआ और कदम्बा ट्री को वर्शिप करते हैं। फिर द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप टामारिंड एंड मैंगो ट्री ड्यूरिंग वेडिंग। ठीक है, तो ओडिशा और बिहार के लोग इमली का पेड़ हो गया या फिर मैंगो आम का पत्ता हो गया, इसको मतलब शुभ माना जाता है शादी या फिर कोई भी पूजा पाठ के दौरान। ठीक है, और हम में से कई सारे लोग पीपल ट्री हो गया, पीपल का पेड़, बनियान पेड़, ठीक है, इनको पूजते हैं, सेक्रेड कंसीडर करते हैं। ठीक है, शनि भगवान के लिए। चलिए फिर आगे लिखा है कि जो ये जो इंडियन सोसाइटी है ना, यहाँ पे कई सारे कल्चर्स देखने को मिलते हैं और सबका अपना अपना ट्रेडिशनल मेथड्स है नेचर को कंजर्व करने का और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, स्प्रिंग्स हो गया, माउंटेन पीक्स, प्लांट, एनिमल, इन सबको क्या किया जाता है, सेक्रेड क्वालिटी, ठीक है, किसी न किसी भगवान से रिलेट किया जाता है और इनको काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। आप ये भी पाए होंगे कि कई सारे टेम्पल्स के आसपास जो मैकैक्स है, लंगूर है, बंदर है, ये सब वहां मंडराते रहते हैं, लेकिन लोग इन्हें कोई भी हार्म नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इन्हें सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना बात आप तैयार रखेंगे इस सेक्रेड ग्रोव्स टॉपिक से। इसके ऊपर क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि आप सेक्रेड ग्रोव्स डिफाइन कीजिए, तो ये आप तैयार करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, आपको ये लाइन देंगे यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे बोलेंगे कि नेचर वर्शिप एंड एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ हैज प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप इस पे कमेंट कीजिए एग्जांपल्स का यूज करके। ठीक है, तो ये सब बात आप पूरा यहाँ से लिखते जाएंगे, सारा बात लिख देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे यहाँ पे अब बताया गया है कुछ मूवमेंट के बारे में, तो 2-3 मूवमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला है चिपको मूवमेंट, जो कि हिमालयन रीजन का उत्तराखंड जो स्टेट है वहां पे ये स्टार्ट हुआ था। इसमें होता क्या था कि जब भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ट्री को काटने आते थे तो ये लोग पेड़ को पकड़ के खड़े रहते थे, इसी को चिपको मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ पे लोगों ने रेसिस्ट किया डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ सेवरल एरियाज में, और साथ ही साथ एक और चीज यहाँ पे देखने को मिला, कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन। जब सब लोग मिल के पेड़ लगाते हैं इसको बोला जाता है कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन विद इंडिजिनस स्पीसीज। वहाँ पे जो स्पेशल टाइप के जो स्पीसीज है, जो खास खास एनिमल और प्लांट जो वहाँ पे ग्रो करते हैं, अगर वो ग्रो किया जाए और सभी लोग अगर मिल के पेड़ लगाए तो ये काफी सक्सेसफुल कैंपेन हो सकता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पे शो किया गया चिपको मूवमेंट में। ठीक है, फिर इसके अलावा और देखिए आगे क्या लिखा है, attempts to revive the traditional conservation methods और developing new methods of ecological farming are now widespread। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं कि पहले लोग कैसे रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते थे, कैसे कंजर्व करते थे, और भी नया नया कौन सा तरीका निकाला जा सकता है जिससे कि हम लोग इकोलॉजिकल फार्मिंग कर सके। ठीक है, नेचर को ध्यान में रख के फार्मिंग कर सके, इस पे उसके ऊपर मतलब काम किया जा रहा है। ठीक है, फिर कुछ ग्रुप्स है, एक होता है फार्मर ग्रुप, एक होता है सिटीजन ग्रुप। फार्मर ग्रुप जैसे कि बीज बचाओ आंदोलन हो गया तेहरी में, ठीक है, और दूसरा है सिटीजन ग्रुप जैसे कि हो गया नवदन्या। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि एडिक्वेट लेवल ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब अलग अलग टाइप का क्रॉप ग्रो किया जा सकता है विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। ठीक है, ये पॉसिबल है और इकोनॉमिकली वायबल, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लगता है और इसको हम बेच के ज्यादा पैसा कमा भी सकते हैं। ठीक है, वो चीज यहाँ पे शो किया गया है, तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बीज बचाओ आंदोलन है तेहरी में, ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था, तो उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक पे जो कि है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में JFM प्रोग्राम के बारे में। इंडिया में ये प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें यह दिखाया गया है कि जो लोकल कम्युनिटी है इसको हम लोग इन्वॉल्व करके जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं और उनको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है,
ये प्रोग्राम को फॉर्मली स्टार्ट किया गया था 1988 में। बहुत इंपॉर्टेंट, आप तैयार करेंगे। किस स्टेट में? ओडिशा स्टेट में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, द JFM डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल या फिर विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटी मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसमें मेन मतलब इसका एम क्या है? वो सब लैंड जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसको पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा है, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ जो लोकल या फिर विलेज लेवल जो इंस्टीट्यूशन है वो भी प्रोटेक्शन एक्टिविटी में पार्ट लेंगे। ठीक है, ये इसका मेन एम है। नाम से समझ रहे हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और जो लोग है, लोगों की तरफ से लोकल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो लोग हो गए खुद, ये दोनों मिलकर जॉइंटली फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे। ठीक है, किस टाइप के फॉरेस्ट को? तो ये बात याद रखेगा, डिग्रेडेड फॉरेस्ट को। ठीक है, इन रिटर्न इन लोगों को क्या मिलेगा? तो लोगों को देखिए, इन रिटर्न द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटी आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस। नॉन टिम्बर मतलब लकड़ी को छोड़ के बाकी जंगल से और भी कोई प्रोडक्ट मिलता है, फल हो गया, फूल हो गया, गम्स हो गया, नट्स हो गया, ये सब चीज। और शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट, और लकड़ी भी निकल रहा है, उसमें से कुछ शेयर इसको इन मेंबर्स को दिया जाएगा। ठीक है, बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। समझे कि नहीं? तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हाउ हैज JFM प्रूव टू बी बेनिफिशियल इन ओडिशा। JFM कैसे यूजफुल रहा है, तो ये सारा बात आपको लिख देना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो लोकल कम्युनिटी जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इन लोकल कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिलता है, तो ये बात आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि इनको इंटरमीडिएट बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और शेयर इन टिम्बर हार्वेस्ट। ठीक है, चलिए तब लास्ट यहाँ पे कंक्लूजन दिया हुआ है, देखिए एक बार पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट local community everywhere have to be involved in some kind of natural resource management। जो क्लियर लेसन जो हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, अभी जो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा, वो यही लेसन मिला कि हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें नेचुरल रिसोर्स को मैनेज अगर करना है तो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बट there is still a long way to go before local community are at the center stage of decision making। लेकिन आज भी भले ही लोकल कम्युनिटी कितना भी मतलब काम करे, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है उसमें अभी भी लोकल कम्युनिटी बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे मतलब इस केस में लोकल कम्युनिटी को और भी मतलब रोल प्ले करना है, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या क्या क्वेश्चन है। ये जो MCQ है ये तो हम कर ही लिए थे पहले। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। किसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। JFM में पार्टिसिपेट करते हैं, बीज बचाओ आंदोलन इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, चिपको मूवमेंट में भी लोग पार्टिसिपेट किए थे। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, ये तो डायरेक्ट गवर्नमेंट ही करती है, इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दिया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, तो देखिए अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, इतना पढ़ते ही समझ गए ये होगा अनक्लास फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज कंजर्वेशन कंसर्न है, तो मोस्ट वैल्यूएबल रिजर्व फॉरेस्ट होता है। और फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिप्लेशन, प्रोटेक्टेड वर्ड से समझ में आ रहा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये, समझे। और बाकी ये सब जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये सब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चलिए, और जो भी हम क्वेश्चन इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त बोले हैं उस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेंगे, एक कॉपी में लिख लेंगे। और अगर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक जगह पे चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.cbscguidanceweb.com पे जाके देख सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाके प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है ये चैप्टर। और वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। ये देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, आपके मन में जो आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं इस चैप्टर के ऊपर आपको और कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन रह गया है तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
और एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपका मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन चारों ही सब्जेक्ट को हम काफ़ी डिटेल वे में पढ़ा के रखे हुए हैं। आप एक बार विजिट कीजिए, आपको जरूर वहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।